मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राज के बंगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। हमने इस अध्याय से पूर्व यानी चीन के जनवादी संविधान की प्रमुख विशेषताओं से पूर्व हमने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान की विशेषताओं और स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है। भारत के संविधान का भी हमने अध्ययन किया है। आज हम चीन के जनवादी संविधान का अध्ययन करेंगे, जिसमें 1954, 1975, 1978 के संविधान का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे। उसके पश्चात हम 1982 के संविधान में का अध्ययन करेंगे। जैसे कि जनवादी चीन को साम्यवादी चीन के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में साम्यवादी चीन विश्व के एक महानतम महाशक्ति के रूप में विश्व राजनीति में अपना दबाव बनाए रखा है। सामान्य बोलचाल में साम्यवादी चीन का नाम ही अधिक प्रचलित है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1949 की जन क्रांति से हुआ, जिसका नेतृत्व माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी ने किया। यद्यपि डॉक्टर sun यat-sen इस राष्ट्रीय जन क्रांति के प्रथम नेता थे। अक्टूबर 1949 की क्रांति के कारण तत्कालीन शासक जो चांग कोई शेक ने भागकर फार्मोसा टापू में शरण ली थी। चांग कोई शेक के नेतृत्व वाली चीन को राष्ट्रवादी चीन के रूप में जाना गया कि आज भी फार्मोसा में राष्ट्रवादी चीन की सरकार का अस्तित्व। यद्यपि सन 1971 में साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्रदान करके राष्ट्रवादी चीन के इस संगठन की सदस्यता से हटाया गया। जनवादी चीन विश्व का एक महान देश है। ये भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या भारत से भी ज़्यादा है और चीन की आणविक शक्ति से संपन्न देश है, जो कि सोवियत संघ के पतन के बाद भी चीन साम्यवादी विचारधारा को अपनाए हुए है। यह बड़ी तेजी से आधुनिकीकरण की ओर प्रयासरत है। चीन विश्व की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा है। इसमें महाशक्ति बनने के सभी लक्षण विद्यमान भी हैं। आधुनिक चीनी संविधान का निर्माण से पूर्व हम जैसे माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने देश के लिए संविधान निर्माण का दायित्व अपने हाथ में लिया। जनवरी 1953 में माओ त्से तुंग की अध्यक्षता में चीन में जनवादी गणराज्य के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई, यानी समिति का नियुक्त की गई, जिसमें समिति नियुक्त की गई। इस समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप को 14 जून 1954 को स्वीकार कर लिया गया और 20 सितंबर 1954 को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की बैठक में संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप में मानकर लागू कर दिया गया। 1954 के संविधान की मुख्य विशेषताओं में जैसे प्रस्तावना साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीनी लोगों द्वारा की गई सफलताओं का लिपिबद्ध इतिहास है, यानी कि इसमें सोवियत साम्यवादी गणराज्य के संगठन के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की गई और अन्य देशों शांतिप्रिय लोगों के साथ अटूट मित्रता का वचन दिया गया है। यानी कि इस संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को व्यक्त किया गया है। लिखित संविधान अध्याय इसमें 4 हैं 1954 के संविधान में और 105 अनुच्छेद हैं, यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों को प्रकाश डाला गया। चीनी भाषा में लिखा गया है। इस तरह जनवादी चीन का लिखित संविधान है। संक्रमणकालीन संविधान भी है। 1954 का संक्रमणकालीन संज्ञा दी गई है। इसमें प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना से लेकर समाजवादी समाज के प्राप्ति पर्यंत संक्रमण काल के लिए देश यानी कि समाजवादी राज्य की प्राप्ति के लिए संक्रमण काल में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जनवादी लोकतांत्रिक राज्य का मतलब मीन्स ये है कि राज्य जिनके संविधान लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, जो श्रमिक और कृषकों के संगठन पर आधारित है। संविधान के अंतर्गत जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकशाही की स्थापना की गई है, जो इस बात की गारंटी लेती है कि चीन शांतिपूर्ण ढंग से शासन, शोषण एवं दरिद्रता को दूर करके समृद्ध और सुखी समाज का निर्माण कर सकेगा। यानी चीन शोषित रहित समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना करता है। जनतंत्रात्मक केंद्रवाद, यानी कि इसमें चीन के संविधान में जनतंत्रात्मक केंद्रवाद की स्थापना की गई है। आग और जिंग के अनुसार जनतंत्रात्मक केंद्रवाद का अर्थ है कि स्थानीय इकाइयाँ उस समय तक अपने विवेक अनुसार कार्य कर सकती है जब तक कि उनके उच्चतर शासनाग उनके कार्य में बाधा उपस्थित न करे। इस तरह से शासन में केंद्रीकरण के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। एकात्मक राज्य, यानी कि अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि जनवादी चीन एकाकी बहुराष्ट्रीय राज्य है, जिसमें संघात्मक व्यवस्था के आदर्श को अस्वीकार किया गया है। एक सदनात्मक विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका है और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका यानी दूसरे सदन के गठन की आवश्यकता का अनुभव इसमें नहीं किया गया है।
व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है। 1954 के संविधान में देश के व्यवस्थापिका और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अर्थात राष्ट्रवादी नेशनल पीपल्स कांग्रेस को सर्वोच्च बनाते हैं और देश की सर्वोच्च सत्ता इसमें निहित कर दी गई है। आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों से युक्त संविधान है, यानी कि अनुच्छेद 4 में घोषित किया गया है कि शोषण और प्रथा और अंत और एक समाजवादी समाज का निर्माण सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 5 में उत्पादन के साधनों पर 4 प्रकार के स्वामित्व, प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व, सहकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों का सामूहिक स्वामित्व, श्रमिकों का स्वामित्व तथा पूंजीवादी स्वामित्व को स्वीकार किया गया। इस तरह ये संविधान समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करता है। श्रम का महत्व दिया गया इसमें। 1954 के संविधान में प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के लिए आदर की वस्तु है, यानी संविधान श्रम की महत्ता और गरिमा को प्रतिष्ठित करता है। इसके बाद मौल अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 1954 के संविधान में अनुच्छेद 85 से लेकर 103 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कर्तव्य 100 से लेकर 103 तक अनुच्छेदों में दिया गया है। यानी इसमें अलग अलग जो अधिकार की व्यवस्था की गई है, जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, धार्मिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यानी कि वृद्धावस्था में भी उसको जैसे सामाजिक बीमा योजना पर द्वारा वृद्धावस्था बीमारी असमर्थता के दिनों में उसको सहायता देने का व्यवस्था की गई। वैज्ञानिक खोज, साहित्य, कलात्मक रचना और सांस्कृतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विवाह, घरेलू जीवन, माता संतति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है, यानी कि इसमें सब कुछ इसमें लेता है। और 103 की धारा में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यानी संविधान और कानून के अनुसार जीवन यापन करना, अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करना, देश में शांति बनाए रखना, सरकार की सहायता करना, सरकार की संपत्ति को हाथ न लगाना, उसे हड़पने की चेष्टा न करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, समुचित रूप से कर चुकाने, अपने देश की रक्षा करने और सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा के लिए बलिदान के लिए तैयार रहने की अपेक्षा की गई। सामूहिक कार्यपालिका, यानी कि चीन के जनवादी गणराज्य में राज्य के प्रधान की कार्यपालिका सत्ता राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति एवं चीन गणराज्य के राष्ट्रपति चेयरमैन में नियुक्त की गई। दोनों ही मिलकर राष्ट्र के प्रधान के कर्तव्यों और उसकी शक्तियों का प्रयोग करती थी। लियो साओची ने संविधान के प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कहा कि हमारे राष्ट्र का प्रधान सामूहिक ना तो स्थायी समिति के पास है, ना गणराज्य के चेयरमैन के पास है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस से बढ़कर शक्तियाँ हैं। यानी न्यायपालिका और प्रोक्यूरेटर जनरल, यानी अनुच्छेद 3 में न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट, स्थानीय जन न्यायालय, लोकल पीपल कोर्ट और विशेष जन न्यायालय, स्पेशल पीपल्स कोर्ट और प्रमुख प्रोक्यूटर जो संपूर्ण देश में राज्य परिषद स्टेट के सभी विभागों, राज्य के सभी स्थानीय अंगों, व्यक्तियों, नागरिकों को दंड संबंधी प्राधिकार का प्रयोग करता है। कानून की रक्षा करना उसी का काम है। प्रशासनिक इकाइयों में के विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था है। सभी स्थानीय प्रोक्यूरेटर मुख्य प्रोक्यूरेटर निर्देशन नियंत्रण में कार्य करते हैं। कम कठोर संविधान, यद्यपि चीन के संविधान में कठोरता है, परंतु उसमें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को इस बात का अधिकार दिया गया है कि इसमें समयानुकाल परिवर्तन कर सके और इसमें परिवर्तन के जन कांग्रेस के 2/3 सदस्य इस पक्ष में होना चाहिए। जनता को या स्थानीय कांग्रेस को संविधान के अंतर्गत लाने का कोई अधिकार नहीं। लोक हितकारी संविधान का नाम भी दिया गया है इसमें, यानी कि इसमें अनुच्छेद 17 में लिखा है कि राज्य के सब अंगों को जनता के ऊपर निर्भर रहना है, उससे उन्हें निरंतर संबंध रखना है, उसकी संपत्ति का ध्यान रखना है। जनता को यह अधिकार है कि सरकार उसके हितों की रक्षा ना करे, उसकी इच्छा का तिरस्कार करे तो वह उसके विरुद्ध अभियोग लाएगी। यानी साम्यवादी दल का प्रभुत्व भी है। इस प्रस्तावना में स्पष्ट कर दिया गया है कि चीन के गणराज्य में साम्यवादी दल का प्रभुत्व रहेगा। संविधान में साम्यवादी दल का प्रभुत्व पूर्ण स्थिति बनी रहेगी। यानी कि शोषण का उन्मूलक संविधान है। 1954 के संविधान में यह तथ्य निरूपित किया गया चीन के शांतिपूर्ण ढंग से शोषण और गरीबों को अंत करेगा और उसके स्थान पर धन धान्य और सुखद साम्राज्यवादी समाज की स्थापना करेगा। माओ के विचारों पर आधारित संविधान। सन 1954 के संविधान पर चीन नेता माओ त्से-तुंग के सिद्धांतों और विचारों को छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। श्री माओ त्से-तुंग ने भी चीनी क्रांति को नेतृत्व किया था, अतः संविधान पर उसके चिंतन का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर 1954 वाले संविधान को मूल संविधान की संज्ञा दी जा सकती है। 1975 के संविधान की विशेषताएं, यानी 1954 के संविधान स्वीकृत संविधान के 20 वर्ष तक कार्य करने के पश्चात चीन में एक नए संविधान निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। चीनी सोवियत संघ संघर्ष 1975 की सांस्कृतिक क्रांति और चीन में चलने वाले सत्ता संघर्ष को इस संविधान की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है।
17 जनवरी 1975 को चीन की चतुर्थ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने देश के लिए एक नवीन संविधान की स्वीकृति प्रदान की। इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं हम देख सकते हैं कि यह लिखित और अत्यंत संक्षिप्त संविधान था। इसमें अनुच्छेद 30 थे, 4 अध्याय में विभक्त था। इसमें संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान था। यह संविधान जनसंप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित था। संविधान में अनुच्छेद 3 में स्पष्ट किया गया जनवादी चीन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। इस संविधान के अंतर्गत 5 से 11 में जनवादी चीन के में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से मुक्त समाजवादी राज्य की स्थापना का प्रावधान था। इस संविधान की यह विशेषता है कि इसमें एक दलीय शासन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। देकर साम्यवादी दल को नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार किया गया। जनवादी चीन के 1975 के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं था। जनवादी चीन के इस संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 26 से 29 तक के मूल अधिकार कर्तव्यों को उल्लेख किया गया। जनवादी चीन के 1975 के संविधान की एक अन्य विशेषता न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अस्वीकार करना था। न्यायालय को शासन की एक अधीनस्थ शाखा के रूप में रखा गया। यह एक लचीला संविधान था। इसमें राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस और सामान्य कानून की तरह ही संशोधन कर सकते थे। इस नवीन संविधान की एक अन्य विशेषता इसका मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी चिंतन पर आधारित होना था। 1975 के चीनी जनवादी चीन के संविधान में शासन व्यवस्था के विशिष्ट रूप को स्वीकार किया गया, जो ना तो संशोधनात्मक था ना अध्यक्षात्मक। इसमें इन दोनों ही व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण करके इसके विशिष्ट रूप का विकास किया गया। इसके पश्चात 1978 के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। 1975 के जनवादी चीन के नया संविधान स्वीकार किया गया था और केवल 3 वर्षों के बाद ही पंचम राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा एक और नए संविधान की स्थापना की गई, अंगीकार किया गया। 1975 का संविधान काफ़ी संक्षिप्त था और साथ ही 9 सितंबर 1976 को चीन की नेता माओ का निधन हो गया था। अतः नए चीनी नेतृत्व ने नए विचारों के साथ साथ नए संविधान को अपनाया। 5 मार्च 1978 को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा इस नवीन संविधान को अंगीकार किया गया। इसकी मुख्य विशेषताओं में हम देखते हैं कि लिखित संविधान था और 60 अनुच्छेद थे और प्रस्तावना के साथ ही 5 अध्याय में विभक्त था। 1975 का संविधान 1978 के संविधान का एक लचीला या परिवर्तनशील संविधान था। इसमें संविधान के संशोधन के विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा संसद द्वारा सामान्य बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकते थे। 1978 के संविधान में बहुराष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को मान्यता देने के बावजूद एकात्मक राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया और एकात्मक राज्य को मान्यता दी गई। बहुल कार्यपालिका के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई। इस संविधान ने भी जनप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता दी। इस संविधान की एक अन्य विशेषता संविधान द्वारा जनवादी चीन में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। 1978 के संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा जनवादी चीन में समाजवादी व्यवस्था और शासन व्यवस्था का आधार स्वीकार किया करते हुए इसे साम्यवादी राज्य घोषित किया गया। साथ ही यह अनुच्छेद देश में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को भी मान्यता देता था। इस नवीन संविधान में एक दलीय शासन प्रणाली के सिद्धांत को अंगीकार करते हुए साम्यवादी दल की प्रभुत्ता स्वीकार की गई। 1978 के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को स्वीकार किया गया था और 1978 के संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों को समाप्त कर दिया गया था। इसमें पहले बार ऐसा हुआ। इसके पश्चात हम अगले अध्याय में 1982 के वर्तमान संविधान का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ संशोधनों के साथ में उसका हम अध्ययन करेंगे। और आज इतना ही, इस अध्याय में इतना ही। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।